नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत कल हमने वार्तालाप और भाषण के अध्ययन के अंतर्गत विशेषताओं का अध्ययन किया था और वहीं आज हम उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं वार्तालाप और भाषण का। विद्वानों ने भाषण को भी वार्तालाप का एक रूप कहा है। वार्तालाप में दोनों पक्ष किसी बात पर प्रश्नोत्तर के रूप में ही विचार करते हैं, परंतु भाषण में वक्ता किसी लंबी बात को एक व्यवस्थित ढंग के अनुसार अपनी ओजस्वी वाणी में श्रोताओं के सम्मुख उपस्थित करता है। उस भाषण का प्रभाव सुनने वालों पर क्या पड़ा, इसकी जानकारी भाषण समाप्त करने के बाद ही हो सकती है। प्राचीन काल से हमारे यहाँ भाषण का काफ़ी महत्व रहा है। आगे ग्राम पंचायतों में पंच लोग ग्रामवासियों के सामने भाषण दिया करते थे। आजकल नेतागण अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए मंच पर आकर भाषण देते हैं। विधान मंडलों में, न्यायालयों में और वाद विवाद आदि में भाषण की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को भाषण करने की कला का भी ज्ञान कराया जाए। भाषण में वह शक्ति है कि हंसतों को रुला दे और रोतों को हंसा दे। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक जूलियस सीजर के अंदर हम देखते हैं कि दुर्बल शरीर वाले एक व्यक्ति एंटनी ने अपनी भाषण कला के बल पर उस जनता को अपने पक्ष में कर लिया जो कुछ समय पहले ब्रूटस का साथ दे रही थी। वह जनता जो पहले सीजर की मृत्यु पर प्रसन्न हो रही थी, अब उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उतावली हो उठी। लेखक को 1939 की एक घटना का स्मरण आ रही है। उस समय आर्य समाज के नेता भाग्यनगर हेतु सत्याग्रह में विजय प्राप्त करके लौटे थे। आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता श्री खुशाल चंद के भाषण इतने ओजस्वी होते थे कि वह निजाम के अत्याचारों का वर्णन करते तो लोग रोने लग जाते थे। अब जानते हैं पाठशाला में वार्तालाप की शिक्षा का अभ्यास। पाठशालाओं में वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए सभ्य आवश्यक बातें यह है कि बालक अपने आप को कक्षा बंधन से मुक्त समझे। कक्षा में उसे अपना ध्यान पाठ विषय और पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना पड़ता है। यह अवस्था स्वाभाविक वार्तालाप के अभ्यास में बाधक है। समय समय पर अध्यापक को ऐसे अवकाश के अवसर निकालने चाहिए जबकि वह बालक के साथ खुलकर बातचीत कर सके। बालक बिल्कुल घरेलू वातावरण का अनुभव करे। ऐसे अवसरों पर बालक से जो भी बातचीत की जाए वह उस विषय पर आधारित हो जिसमें उसकी रुचि हो, जैसे परिवार और परिवार के लोगों के संबंध में बातचीत, ऐसी वस्तुएं और दृश्य आदि जिन्हें बालकों ने देखा हो, और सुंदर बाल कथाएँ। अध्यापक इस बात का ध्यान रखें कि इस बातचीत में वार्तालाप की पूर्व कथित सभी विशेषताएं आ जानी चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक साधन प्रदान करे और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करे। यह अधिक उपयुक्त होगा यदि पाठशाला के समय विभाग में ही सप्ताह में 1-2 घंटे इस बात के लिए नियत कर दिए जाएं कि जब बालक खुलकर बातचीत कर सके। जानते हैं अभ्यास के साधन। मौलिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रों का प्रयोग। मौखिक रचना के अभ्यास में चित्रों का विशेष महत्व है। बालक चित्रों में रुचि लेते हैं, इसीलिए अध्यापक को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। किसी घटनात्मक अथवा प्राकृतिक चित्र को बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाए, उस चित्र के भिन्न भिन्न अंगों पर बालकों से प्रश्न पूछे जाएं।
कुछ समय के बाद चित्रकथा का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत से चित्रों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपस में मिलकर एक कहानी का रूप धारण कर सकते हैं। कहानी रचना प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अपनी बाल्यावस्था में सभी ने अपनी नानी या दादी से कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। रात को सोते समय और अवकाश के समय वे कहानी सुनने की जिद करते थे। न केवल बालक की कहानी सुनना चाहता था, अपितु उस कहानी सुनाने और कहने में भी बड़ा आनंद आता था, चाहे वह कहानी 4-5 पंक्तियों की क्यों ना हो। इस बात को ध्यान में रखकर यदि बालकों को कहानी सुनने और कहने का उचित अवसर प्रदान किया जाए तो उनकी बोलचाल की भाषा में उनकी उन्नति की जा सकती है। प्रारंभ में तो बालकों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर उन्हें पुनरावृत्ति के लिए कहा जाए और बाद में बड़ी कहानियाँ कही जा सकती हैं। अभिनय या नाटकीकरण। रविंद्रनाथ ठाकुर के मतानुसार शरीर का धर्म है अपने आप को अभिव्यक्त करना, और यह अभिव्यक्ति होगी टांगों द्वारा, हाथों द्वारा और वाणी के द्वारा। उन्होंने एक अंग्रेज दार्शनिक का उदाहरण दिया है जो मानसिक उद्वेग की दशा में टहलने लगता था। एक बालक जब रोता था तब अपने हाथों को, पाँव को और सिर को पटकता था। उसका सारा शरीर ही अभिव्यक्ति का साधन बन जाता है। पाठशालाओं में इस अभिव्यक्ति को रोका जाता है। प्रारंभ से ही कठोर आज्ञा दी जाती है, हाथ मत हिलाओ, पाँव मत हिलाओ, बोलो मत। शरीर का एक अंग अभिव्यक्त करने का साधन, परंतु आज की सभ्यता के युग में इस पर भी प्रतिबंध। बालक जिस भी वस्तु का अभिनय करेंगे और नाटक के रूप में देखेंगे उसी वे देर तक याद रखेंगे। इसलिए पढ़ी हुई कहानी या कही हुई कहानी सुनकर की अपेक्षा बालकों से उसका अभिनय कराया जाए। ये कार्य दिखने में बहुत कठिन प्रतीत होता है, परंतु यदि तीसरी या चौथी कक्षा से ही इसका अभ्यास कराया जाए तो माध्यमिक कक्षाओं में पहुँचते विद्यार्थी इस कला में निपुण हो जाएंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता। प्राचीन काल से ही अपने देश में शास्त्रार्थ की प्रणाली प्रचलित थी। आधुनिक युग में इतने वाद विवाद का रूप धारण कर लिया है। उच्च कक्षाओं के लिए यह साधन विशेष रूप से उपयुक्त है। वाद विवाद में एक विषय होता है जिसके पक्ष और विपक्ष में विद्यार्थियों के दो दल प्रबल युक्तियों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। इस साधन के द्वारा विद्यार्थी अपनी मौखिक भाषा को सशक्त बना सकते हैं, परंतु इस संबंध में एक सावधानी रखनी होगी कि कहीं ये वाद विवाद मनमुटाव या झगड़े का रूप धारण कर ले। तो ये थे अभ्यास के साधन। इससे आगे शुद्ध उच्चारण शिक्षा और उच्चारण भिन्नता और उसके कारणों का अध्ययन हम अगले व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे।